नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कांग्रेस उम्मीदवार समीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि समीर सिंह का नामांकन वैध पाया गया है। जांच के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और जेडीयू ने पहले आपत्ति जताई थी। इसके बाद 9 उम्मीदवारों का निर्विरोध एमएलसी बनना तय हो गया है। श्रवण कुमार ने पहले आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि गलती हुई है। उसके बाद श्रवण कुमार ने अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। तो यहां पर बड़ी राहत बिहार कांग्रेस को, समीर सिंह को, और अब सभी एमएलसी का निर्वाचन निर्विरोध मान लिया गया है। केवल घोषणा बाकी है। जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, बिल्कुल जैसे ये कह सकते हैं कि धड़कनें थम गई थी समीर सिंह की, कुछ बोल नहीं रहे थे, तो आखिरकार उन्हें राहत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए राहत मिली है। वो स्थिति समझिए कि जो कंप्लेन करने वाले थे जदयू की ओर से, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना जो कंप्लेन है एक तरीके से वापस ले लिया। दरअसल हुआ ये था कि समीर सिंह है वो बहुत जल्दबाजी में थे और वो अपना जो आवेदन सबमिट किए थे वो इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म होता है वो नहीं जमा करके जो संपत्ति का जो ब्यौरा देना होता है वो सरकारी कर्मचारियों का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, वो सबमिट कर दिए थे। मामला इसी पे था, क्योंकि जो 9 जो प्रत्याशी हैं उनमें से 8 लोगों का एक जैसा था फॉर्म था और बाकी इनका था जो कुछ अलग था। अलग यही थी कि जो फॉर्म थे जो अलग से सबमिट किए गए थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जेडीयू ने एक तरीके से देखा जाए तो पहले मुद्दा उठाता है, फिर उसके बाद बातचीत होती है, सब कुछ होती है, तो वापस ले जाता है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस और जेडीयू को एक कह लीजिए कि तालमेल वो दिखी है। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने अपना मामला वापस भी ले लिया। बिल्कुल, तो यहां पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं के बीच भीतर खाने कोई बातचीत भी हुई होगी। नवजीत, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पटना में राज्य के तमाम राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की। बैठक में चुनाव की तारीख और प्रचार के तरीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जेडीयू ने मांग रखी कि बिहार में एक ही चरण में विधानसभा का चुनाव हो। साथ ही जेडीयू ने कोरोना काल में आम सभा और रैली के जरिए प्रचार पर रोक लगाने की मांग की और वर्चुअल रैली पर जोर दिया। बैठक में आरजेडी ने जेडीयू की मांग पर आपत्ति जताई। आरजेडी ने कहा कि वो वर्चुअल रैली और सभा के खिलाफ है। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी से संजय जायसवाल, मंगल पांडे, जेडीयू से ललन सिंह, आरसीपी सिंह, संजय झा, आरजेडी से जगदानंद सिंह, भोला यादव, वृष्णि पटेल और कई दलों के नेता मौजूद रहे। लोगों ने चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव प्रचार जो है 2 भाग में बांट दीजिए। एक उम्मीदवार जो है गांव-गांव घूमे, वोट मांगे जैसे पहले मांगते थे, और बड़े नेता जो हैं वो रैलियां कैसे करें, किस प्रकार रैली करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन हो, जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका कैसे पालन हो सके, ये चुनाव आयोग तय करे और उसके अनुरूप हम लोग काम करें। चुनाव का प्रचार कैसे हो? खड़ंतकारियों का विचार है कि चुनाव प्रचार न हो। केवल 1-2 रूलिंग पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां यहाँ खड़ी हैं और सबकी एक राय है। आप कहाँ है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो? आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पार्ट हो, क्योंकि यदि आपने बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया तो ये डेमोक्रेसी नहीं इस देश में रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का पूरा जोर वर्चुअल प्रचार पर है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की थी और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वर्चुअल रैली की। बगहा में इसका सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार के बिहार जनसंवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बगहा के मीना बाजार स्थित लक्ष्मी विवाह भवन सभागार में किया गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत कोरोना संक्रमण की वजह से बीजेपी वर्चुअल रैली के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रही है। वर्चुअल रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित बगहा विधायक राघव शरण पांडे और राज्यसभा के सांसद सतीश चंद्र दुबे मौजूद रहे। रैली तो हम लोग चुनाव में हमेशा करते आए हैं। अब इस बार वर्चुअल रैली इसलिए है कि कोरोना बीमारी, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी,
फिर भी जनता के बीच में जाना है, जनता से संवाद करना है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता के गांव-गांव में लोग जुड़े हुए हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। सरकार की उपलब्धि और भारत सरकार की उपलब्धि को बताएंगे और चुनावी एक मुद्दा है, चुनाव के बीच में जाना है, इसलिए कार्यकर्ता लोगों से डायरेक्ट संवाद करेंगे। मिशन 2020 की तैयारी हुई, 2020 की तैयारी पूर्णतः चल रही है। बिहार में रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार आपदा विभाग ने कई जिलों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। इधर बिहार के कई इलाकों में अभी से हालात बिगड़ने लगे हैं। इस रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले 72 घंटे भारी, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, सीमांचल इलाके में बाढ़ का खतरा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट पर। बिहार में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं। बिहार में अगले 72 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। आपदा विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के सीमांचल इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बारिश से प्रभावित जिलों के डीएम को अलर्ट किया गया है। मुख्य रूप से जो हमारे उत्तर बिहार के जिले हैं जो नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के हैं और जो हमारे सेंटर्स हैं आपदा राहत केंद्र, उसकी भी संख्या हम लोगों ने बढ़ाकर रखी है, क्योंकि जो बुजुर्ग महिला, गर्भवती महिला, बच्चों, इनको जो फर्स्ट फेज में निकालेंगे उनका जो मेडिकल स्क्रीनिंग होगा और अगर इसमें से कुछ लोग इन्फेक्शन पाए जाते हैं तो उनके लिए भी ठहराने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन सेंटर्स भी हैं। तो मिला जुला के हम लोग सारे लोग अलर्ट हैं। अररिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। निचले इलाकों में जल जमाव होने लगा है। तेज बारिश से भंगिया डायवर्जन के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे यहाँ गड्ढा बन गया। हालात को देखते हुए बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं छोटे वाहनों के आने जाने में भी काफी समस्या हो रही है। समस्तीपुर में भारी बारिश की वजह से गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 6 दिनों में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान के पास है। इसी तरह बारिश होती रही तो यहाँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेगी, जिससे यहाँ हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। बक्सर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन इससे निपटने में जुटा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पिछले 3 दिनों से गंगा का पानी स्थिर था, लेकिन अचानक 25 जून की रात से गंगा नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। कटिहार में लगातार बारिश से जिले की 4 प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। गंगा नदी के जलस्तर में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह बरबंदी नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में 10 सेंटीमीटर बढ़कर 27.56 मीटर तक पहुंच चुका है। कोसी नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़कर 26.75 मीटर के निशान को छू गया है। प्रशासन ने पहले ही 16 प्रखंडों के निचले इलाकों को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकल आने का निर्देश जारी कर रखा है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 सप्ताह में गंगा के जलस्तर में 2 मीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। गंगा का जलस्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही खतरे के स्तर को पार कर जाएगा। ऐसे में नदी के पानी के निचले इलाके में फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे से लोग सहमे हुए हैं। फारबिसगंज में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से परमान नदी पूरे उफान पर है। फारबिसगंज के पूर्वी भाग के दर्जनों गांव का रास्ता टूट गया है। परमान नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया है, जिससे कई रास्ते टूट गए हैं। रास्ता बह जाने की वजह से ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से होकर सफर करना पड़ रहा है। पूर्वी भाग के बोचा भाग, समौल, खवासपुर समेत दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहली बारिश होने के बाद ही इस तरह के हालात होने से ग्रामीण काफी भयभीत हैं और उन्हें
बाढ़ आने का डर सताने लगा है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी उफान पर है, जिससे सुपौल जिले के कोसी तटबंध के इलाकों में सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसल और सब्जी बर्बाद हो गई। किसान चिंतित हैं और वो सरकार से मदद मांग रहे हैं। जून महीने में ही कोसी नदी का जलस्तर 1.5 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है। हम लोग आज सभी जिला पदाधिकारी जो उस एरिया के हैं उनके साथ वीसी किया है। कुछ क्षेत्रों में खतरा तो है बारिश के कारण भी और नेपाल में बारिश के कारण, जैसे कि बागमती में अधवारा समूह में चांसेस है कि पानी का लेवल बढ़ेगा और महानंदा में भी पानी का लेवल बढ़ने की संभावना है। तो देखते हैं, इसलिए तैयारी की समीक्षा उन्होंने किया है। उधर सरकार का दावा है कि उसने बाढ़ से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में मानसून ने तेवर बदल लिए हैं। एक तरफ वज्रपात से करीब 100 लोगों की मौत हो गई है, तो दूसरी तरफ आधे बिहार पर बाढ़ का खतरा खड़ा हो गया है। इस बीच चुनावी साल का असर विपक्ष पर भी नजर आया। एक एक कर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सरकार पर आपदा प्रबंधन को लेकर हमला बोला। हालांकि सरकार ने कहा कि वो पूरी तरीके से तैयार है। बिहार में मानसून के बदले तेवर ने अभी से ही आफत की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। एक तरफ वज्रपात से 95 लोगों की मौत हो गई, तो अभी से ही कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। चुनावी साल है, लिहाजा सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। बाढ़ का स्थिति कल था, उससे बद से बदतर स्थिति आज भी होगा। और उसके बाद कहेंगे कि मैं तैयारी किया था, इतना नेपाल और कोसी तटबंध में पानी आ गया, छोड़ दिया, जिसके कारण कि यह तो प्राकृतिक का नियम है, उससे कोई लड़ पाया है? आपदा और विपदा से कोई लड़ पाया है? और ऐसे ऐसे हाथ फैलाएंगे नीतीश कुमार और मुंह बिचकाएंगे। लेकिन पहले तैयारी हो जाती थी। पहले की जो सरकारें थीं वो निश्चित रूप से तैयारी करती थी, भारत सरकार भी मदद करती थी। लेकिन अब खास करके ये चुनाव का साल है, अब किसी को चिंता नहीं है कि बाढ़ में लोग डूबे, राहत पैकेज देके और वोट लेना है। ये सरकार जो है सोई हुई रहती है। जब बाढ़ आ जाता है तब ये समस्याएं गिनाते हैं कि ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया। ये सिर्फ जनता को परेशान करने वाली सरकार है। इस सरकार को जनता की जैसे जनता को फायदा कैसे मिले, उससे कोई सरोकार नहीं है। इधर बिहार सरकार का दावा है कि उसने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तर बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए विशेष तैयारी की है। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा है कि सरकार पूरे तरीके से तैयार है। वज्रपात से हुई मौत पर मंत्री जी ने कहा कि लोग विशेष सावधानी बरतें। बाढ़ उत्तर बिहार का नियमित रूप से आती रहती है और इस बार जो नेपाल का स्थिति में, इस रूप में हम लोग पूरे तरह से तत्पर है और सरकार हर स्तर पर पूर्व तैयारी कर ली है। हम हर स्तर पर बाढ़ की सामना करने के लिए तैयार है। हालात ये हो गए हैं कि जो तस्वीरें जुलाई में देखने को मिलती थी, वैसी तस्वीर इस बार जून के आखिरी हफ्ते में भी आई। सरकार ने तैयारी का दावा किया, लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि भारत चीन सीमा पर शहीद जवानों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हुए थे। बिहार सरकार हर परिवार के एक एक व्यक्ति को नौकरी देगी। वहीं बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति को मंजूरी दी है। नई नीति मार्च 2025 तक लागू रहेगी। नई नीति के तहत 500 करोड़ रुपए की निवेश करने पर छूट मिलेगी।
इसके लिए निवेशक को कम से कम 500 लोगों को रोजगार देना होगा। नई नीति के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र ड्राई वेयर हाउस, फार्मिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बोटलिंग इकाई, सब्जी एंड हॉर्टिकल्चर को शामिल किया गया है। कोरोना काल में मजदूरों को रोजगार देने और नए रोजगार पैदा करने पर बिहार सरकार विशेष जोर दे रही है। बिहार के मंत्री श्याम रजक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बाहर से जो यहां उद्योग लगाकर सरकार लगाएगा, सरकार उसको अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि बिहार में निर्मित सामानों को खरीदने पर सरकार प्राथमिकता देगी। अगर कोई चीज बिहार में नहीं बन रही है, उसे ही बाहर से खरीदा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर के इंडस्ट्री अगर आएंगे और यहाँ के कामगारों को जो काम देने के लिए वो इंडस्ट्री यहाँ बैठाएंगे, तो जो वो मशीन या जो मटेरियल्स या उसका असेंबल करने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, उसका 80% उसका निर्माण के बाद, उसके जनरेशन के बाद सरकार देगी। 80% उसको सरकार देगी। बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कोरोना संक्रमण के 190 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 8,678 हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि अब तक 6,669 लोग इलाज के बाद कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से ठीक होने का रिकवरी रेट भी 77% तक पहुंच गया है। फिलहाल सूबे में एक्टिव केस की संख्या 1,885 है। प्रदेश में 56 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके फैंस को उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फैंस अपने चहेते सितारे को एक बार फिर पर्दे पर देखना चाहते हैं। हालांकि फैंस सुशांत की आखिरी फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी है, जिसका ऐलान भी हो चुका है। इस बीच सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज बबलू ने फिल्म के ऑनलाइन रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुशांत की आखिरी फिल्म को रिलीज करने में साजिश हो रही है और अगर रिलीज नहीं रोकी गई तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। नीरज बबलू के मुताबिक बड़े पर्दे पर फिल्म की रिलीज ही सुशांत के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुकेश छाबड़ा जी जो इनके डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारा आग्रह होगा कि निश्चित रूप से इसको वेट करना पड़े, वेट करिए और बड़े पर्दे पर रिलीज कीजिए, ताकि ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मुकेश जी के अच्छे मित्र थे सुशांत, तो उनके लिए भी एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाए। और हम इसके लिए उनसे भी बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो वहां के माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अगर इसमें कोई और गड़बड़ी आती है तो फिर हमको कानूनी सलाह भी लेना पड़ेगा, वो कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग कोर्ट जाकर के इसको कोशिश करेंगे कि बड़े पर्दे पर रिलीज। भागलपुर में हथियार लेकर घूम रहे एक शख्स की शामत आ गई। गुस्साए लोगों ने शख्स को पेड़ से बांध दिया और फिर जमकर उसकी धुनाई की। मामला लोधीपुर थाना इलाके के जगतपुर का है, जहां आरोपी कार्बाइन लेकर घूम रहा था। शख्स की संदिग्ध हरकतों को देखकर मौके पर लोग जुट गए, फिर उसे पेड़ से बांधकर जमकर उसकी धुनाई की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई। शक है कि आरोपी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से इलाके में पहुंचा था। पंद्रह जून की रात गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के सामने पराक्रम दिखाने वाली बिहार रेजिमेंट की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रेजिमेंट की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन शिवसेना को बिहार रेजिमेंट की तारीफ पर ऐतराज है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है।
गलवान घाटी में देश के खातिर जान न्यौछावर करने वालों पर पूरे देश को गर्व है। बहादुरी से लड़ने वाले योद्धाओं की तारीफ पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के वीर सपूतों की तारीफ की थी। एलएसी पर तैनात बिहार रेजिमेंट के जवानों को नमन किया था। जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री के शब्दों से भले ही पूरे देश की संवेदना मेल खाती हो, लेकिन उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत को हवा देकर सियासत करने वाली शिवसेना को ये तारीफ चुभ रही है। सामना में शिवसेना नेता संजय राउत ने संपादकीय लिखकर पीएम पर निशाना साधा है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ बिहार में होने वाले चुनाव की वजह से की है। सेना की सभी रेजिमेंट देश की होती है, किसी प्रांत, राज्य या किसी धर्म की नहीं होती है। आज के सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसके अंदर मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की गई है। उसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ मोदी जी को जरूरत लगती है वहाँ मोदी जी उस प्रदेश के बारे में प्रशंसा करते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। बिहार में इलेक्शन है। और अब 2 मिनट में देखते हैं प्रदेश की कुछ और खबरें। भागलपुर जिले के बाईपास से टीओपी जगदीशपुर थाना अंतर्गत बैजानी पुल के पास तेज रफ्तार से आती ओवरलोड ट्रक ने एक बाइक पर सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। छपरा के सरक प्रखंड में आरजेडी एमएलए केदारनाथ सिंह ने छठ घाट का उद्घाटन किया। छपरा के परसा में एक दुकान का शटर उखाड़कर चोरों ने 5 लाख नगद सहित कई सामान उड़ाए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अररिया में नशा विमुक्ति दिवस के मौके पर सभी पुलिसकर्मियों ने नशा मुक्ति का शपथ लिया। इस मौके पर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि जिले में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बगहा में विश्व नशा विमुक्ति दिवस पर एसएसबी मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार कैडर के 11 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।